नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है साथियों कि हमारे हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने मौर्य एम्पायर तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सारे क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में करा दिया है। आप एक बार उन वीडियो पर विजिट करके देखिएगा। वहाँ से जो भी आपके वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको करा चुके हैं वहाँ पे। आज साथियों आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका एंशियंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपके वेद वगैरह हैं, आपके अभिलेख वगैरह जितने भी हैं, आपका धर्म से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, यहाँ से क्वेश्चंस, और कुछ पार्ट जो हमने आपको कराए हैं दिल्ली सल्तनत के, वहाँ से कुछ क्वेश्चनों को सीरीज में आज हमने एक टेस्ट आपके लिए छोटा सा करा रहा हूँ। तो चलिए, आज आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको लर्न हुआ है रिवीजन में, आप ईमानदारी से इस टेस्ट को दीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बट याद रखिएगा कि टेस्ट आप एकदम ईमानदारी से दीजिएगा। और कुछ ही दिन में साथियों, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। तो फिर आप जितने भी लोग हैं, आप ऑनलाइन आकर के हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन साथियों, ये आपकी रिवीजन की क्लास है, इसको आप रिवीजन के तौर पे ही देखिएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताए जाएं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा और टेस्ट देने की कोशिश करिएगा बहुत ही अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, डाइमेकस, टॉलमी, हेरोडोटस और मेगस्थनीज। साथियों, चारों ऑप्शन ये रिलेट करते हैं। आप बहुत ध्यान से आंसर इसका बताइएगा। अगर मैं बात करूं साथियों इसमें मेगस्थनीज की, तो मेगस्थनीज के बारे में आप याद रखिएगा कि ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था ये, सेलुकस निकेटर का राजदूत, आप याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बुक है साथियों, उसके बारे में आप याद रखना कि उस बुक का नाम है इंडिका, जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। आप याद रखिएगा साथियों। और सन आप याद रखिएगा कि 302 बीसी में ये आता है। सिकंदर के मरने, आपको पता है कि जब युद्ध में वापस चला जाता है तो वो सारा का सारा अपने सेनापति सेलुकस निकेटर के अंडर में कर देता है अपने साम्राज्य को। फिर वहाँ से क्या करता है, सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध वगैरह होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में कराया है, वो सब आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं डाइमेकस की, तो डाइमेकस के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि ये बिंदुसार के दरबार में आते हैं। बिंदुसार के दरबार में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा यात्री आया था, तो आप याद रखिएगा डाइमेकस। और टॉलमी के बारे में आप सबको पता है दोस्तों कि टॉलमी ये भारत का भूगोल, इसके लेखक कौन है, टॉलमी है। तो याद रखना दोस्तों, टॉलमी भारत का भूगोल, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए हैं, और मेगस्थनीज की किताब इंडिका है। अगर मैं बात करूं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। आपका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड। हेरोडोटस के बारे में दोस्तों आप यहाँ लिख लीजिए, हेरोडोटस की एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि इसमें भारत और फ्रांस के बारे में रिलेशन को लेकर के बताया गया है, और कहीं कहीं पर इस चीज़ को अफवाह भी बताया गया है किताबों में। तो याद रखिएगा कि हिस्टोरिका इनकी किताब है हेरोडोटस की, और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। कुछ और यात्री जैसे थे, आपको मैंने बताया है सारी क्लासेस में, फाहियान थे चीनी यात्री, हिंशान इनकी किताब शियूकी है, ये भी चीनी यात्री थे, अलबरूनी था, ये इसकी किताब है तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद। इन सब सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा साथियों। इब्न बतूता की किताब थी रुहेला। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, आप याद रखिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा हेरोडोटस। आइए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुफा अभिलेख। ये चारों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, आपको करा दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं बात करता हूँ जूनागढ़ अभिलेख की साथियों, तो ये रुद्रदामन के टाइम पे बनवाया गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये बनाया था समुद्रगुप्त के टाइम पे। नासिक का अभिलेख और हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख साथियों आप याद रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख में ही सर्वप्रथम ये बताया गया है
कि इसमें भारत का उल्लेख किसमें किया गया है, हाथी गुफा अभिलेख में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी है, मतलब डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि आपका हाथी गुफा अभिलेख में ही भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। ये कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया था। आप याद रखना साथियों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको किसने बनवाया था, तो आप याद रखिएगा कि कलिंग के राजा खारवेल कलिंग के राजा खारवेल ने इसका कराया था। जूनागढ़ का मैंने आपको बताया रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, और नासिक का अभिलेख भी आप याद रखना साथियों कि ये सातवाहन राजा थे जिन्होंने इसको बनवाया था, जिनका संबंध था गौतमी पुत्र करके इनको बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम होता गौतमी श्री बलशाली, गौतमी श्री बालश्री, आप याद रखिएगा। नासिक के अभिलेख को गौतमी श्री बालश्री ने, गौतमी पुत्र बोला जाता है, सातवाहन राजा थे। हाथी गुफा के बारे में कलिंग के राजा खारवेल, प्रयाग स्तंभ आप याद रखिएगा समुद्रगुप्त, और जूनागढ़ अभिलेख आपका हो जाएगा रुद्रदामन से संबंधित। आप याद रखना साथियों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बनने के चांसेस मोस्टली हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत ध्यान से चारों बौद्ध संगति याद रखिएगा, किसके टाइम पीरियड में हुई है, कब हुई है, उस टाइम पर वहाँ का शासक कौन था, और अध्यक्षता किसने की थी, और जगह वो कौन सी थी। इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये चारों पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार, याद रखिएगा। फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार बौद्ध संगतियाँ हुई होती हैं। अब इनमें चारों में मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ये आप याद रखिएगा कि ईयर यहाँ पे है, ईयर है, ये प्लेस है, आप याद रखना इसको, और ये उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हेड कौन थे, अध्यक्षता, और ये उस टाइम पर राजा कौन था या फिर शासन किसका था। तो आप याद रखना, पहला 483 में होता है पहली संगति, और जगह कौन सी थी, तो राजगृह थी। क्या था, राजगृह, याद रखना आप। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो याद रखना आप अश्वघोष। और अगर मैं बात करूं साथियों इनके राजा, मतलब उस टाइम पर शासन किसका था, तो शासन आप याद रखिएगा कि अजातशत्रु का। अजातशत्रु उस टाइम पर वहां के राजा थे, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों दूसरे बौद्ध संगति की, तो आप याद रखना इसके बारे में, दूसरी बौद्ध संगति 100 साल के बाद होती है। आप याद रखिएगा साथियों, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ये अश्वघोष ना होकर के ये आपके लास्ट में होंगे, इसके बारे में याद रखिएगा। अश्वघोष नहीं थी, यहाँ थी महाकश्यप, ठीक है, हाँ महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति साथियों 100 साल के बाद होती है, और टाइम होता है 383, ठीक है। ये सारे बीसी में चल रहे हैं, आप याद रखिएगा बीसी में है। अगर मैं बात करूँ दूसरी कहाँ पे होती है, तो आप याद रखिएगा ये होती है वैशाली में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो अध्यक्षता की थी सवाकामी ने, याद रखना आप। और शासन किसका था, तो शासन याद रखना आप कालाशोक का था। ये शुंग वंश का शासक था कालाशोक, ये हर्यक वंश का राजा था, याद रखिएगा। तीसरी साथियों 251 से 255 के बीच में बताते हैं, और जगह कौन सी थी, पाटलिपुत्र, और अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र, ठीक है, अध्यक्षता की थी। और शासक कौन था, तो याद रखिएगा अशोक इस टाइम पर यहाँ का क्या था, शासक था, याद रखिएगा आप। अब मैं बात करता हूँ साथियों चौथी बौद्ध संगति, आप याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में होती है, प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध। और अगर जगह पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा कुंडलवन। साथियों ये क्वेश्चन पूछता है कुंडलवन आज के टाइम पे कहाँ है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी, तो अश्वघोष यहाँ थे साथियों,
पहले में महाकश्यप थे। अश्वघोष ने अध्यक्षता की थी और वसुमित्र ने इसकी उपाध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। और राजा कौन था उस टाइम पे? तो राजा था कनिष्क। ये 4 बौद्ध संहितियाँ साथियों याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन था कि तीसरी बौद्ध संहिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो शासनकाल तीसरे में किसका था? अशोक का था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक इज द राइट आंसर। बात करूँ कनिष्क की थी तो ये चौथे में थे, अजातशत्रु ये पहले में था और ये दूसरे में थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा साथियों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और चौथी बौद्ध संहिति में ही साथियों याद रखिएगा कि ये 2 भागों में बौद्ध धर्म बट जाता है, हीनयान और महायान में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए इनको। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, तीर्थंकरों की जीवनी जैन धर्म में किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं स्थूलभद्र, महावीर स्वामी, अजीतनाथ और भद्रबाहु। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों इसमें, तो जैन धर्म के बारे में आपको पता है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले कौन थे? वो थे आदिनाथ, जिनको और किस नाम से जाना जाता है? ऋषभदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ से। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप याद रखना वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, याद रखना। और एक क्वेश्चन आपको मैं साथियों यहाँ से बता दूं कि जैन किसको कहा जाता है? तो जो जिन के अनुयायी होते हैं, जिन के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। आप याद रखना, यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा कि इनकी जीवनी की किताब जो है वो है कल्पसूत्र वो किताब है। और इसको लिखा किसने है? तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु इनकी एक, जो बाद में जब जैन धर्म टूट के जब 2 भागों में अलग हो जाता है तो उसमें एक के ये लीडर भी होते हैं। और वो कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा दिगंबर। जो दिगंबर संप्रदाय होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप याद रखिएगा कि उसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। अगर मैं बात करूं साथियों आपसे कि श्वेतांबर वाले के कौन थे, तो श्वेतांबर वाले के थे, आप याद रखिएगा, वो थे स्थूलभद्र। चलिए तो अब मैं बात करता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप याद रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका भद्रबाहु। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करूं इसमें, तो याद रखिएगा आप कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। पहले मैंने बताया आपको आदिनाथ और ऋषभदेव। 23वां आपसे पूछता है तो याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और ये वाराणसी में पैदा हुए थे पार्श्वनाथ जी, और राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राजा अश्वसेन ये वाराणसी के उस टाइम राजा थे, उनके ये पुत्र थे। और इनकी माँ का नाम वामा देवी था, वामा देवी। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की है। किताब याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि किताब कौन सी है जैन धर्म की जीवनी जिसमें बताई गई है, वो है कल्पसूत्र। आग की वेदी के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और रोपड़। चलिए आंसर आप बताइए हमको। अब अगर मैं साथियों इसमें बात करता हूँ तो आप याद रखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, आप इसके बारे में जानते हैं कि इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, आप याद रखिएगा इसके बारे में।
अगर मैं बात करूं साथियों कालीबंगा के बारे में, तो काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ ये आपकी कहाँ पे मिलती हैं? तो आप याद रखना कि ये मिली हैं आपकी कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में साथियों और भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, इनके बारे में आप याद रखिए कि मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई कांच की मूर्ति भी मिली थी। कांच की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में मिली थी। अगर मैं बात करूं आग की वेदी या हवन कुंड कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा वो लोथल में मिला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एग्जैक्ट लोथल हो जाएगा साथियों। लोथल में मिला था आग की वेदी या फिर हवन कुंड, और लोथल में ही याद रखिएगा कि डॉक यार्ड भी यही था। डॉक यार्ड, जिसको आज के टाइम पे हम बंदरगाह बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि डॉक यार्ड कहाँ पर मिला था आपका? लोथल में मिला था। चलिए आपके पास एक ऑप्शन है साथियों, आप इसका आंसर करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रोपड़ में हमको कौन सी चीज़ मिली थी। ठीक है, ये आपका आंसर है। लोथल में आप याद रखना साथियों, लोथल में कई सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। मन के बनाने का कारखाना भी यहाँ मिलता है। हाथी के दांत भी यहाँ पर साक्ष्य हैं कि हाथी के दांत के भी मिलने के साक्ष्य कहाँ पे हैं, आप याद रखिएगा यहीं पर मिलता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप याद रखिएगा कि आग की वेदी कहाँ होगी? आंसर लोथल में होगा। आइए साथियों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पर्शियन सभ्यता की शुरुआत किसने की थी या फिर किसने किया था? तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और इब्राहिम लोदी। आपको पता होना चाहिए साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसके द्वारा चलाई गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसने दाग और हुलिया प्रथा चलाया। दाग और हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो इसके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक को, तो याद रखिएगा ये पागल राजा भी इसको बोलते थे, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा भी यही था, तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा। ठीक है, इसकी सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, जो भी ये अपने नियम कानून या फिर जो भी स्कीम्स ये चलाता था वो सारी फ्लॉप हो जाती थी। और इब्राहिम लोदी के बारे में आपको पता होगा साथियों कि ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। आप याद रखना इनके बारे में। और इसको इसके बच्चे भी पसंद नहीं करते थे, और इन्हीं का टाइम पीरियड था जब तैमूर लंग भारत आया था। तैमूर लंग भारत आया था, और इन्हीं के युद्ध के बाद 1526 में बाबर के द्वारा इनसे लड़ाई होती है, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है। आप याद रखिएगा फिर मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी शासक इब्राहिम लोदी, और शुरुआत कहाँ से होती है? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से शुरुआत होती है। और स्लेव डायनेस्टी पहली जो मतलब शासक बनता है वो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी शुरू में लाहौर बनाई थी, और वो इल्तुतमिश था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, और इन्होंने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं घोषित किया था। तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट। दिल्ली सल्तनत में पर्शियन सभ्यता की शुरुआत किसने की थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बलबन ने। आपका आंसर हो जाएगा बलबन। तो याद रखिएगा कि आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बलबन। इन्होंने जो है चलाई थी। आप चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी एक नीति थी लौह और रक्त की नीति। ये क्या होती है? लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इनके बारे में बताइए कि इससे क्या होता है। और बलबन ने साथियों बहुत कड़े कड़े नियम कानून लगाए थे, जिसमें सजदा पैगोश था, जिसमें दंडवत प्रणाम करना पड़ता था, पैरों को चूमना पड़ता था, दरबार में बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था बलबन, और इसने पर्शियन सभ्यता को भी स्टार्ट किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला क्वेश्चन ये भी आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। चोर मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये साथियों आप याद रखिए, चोर मीनार दिल्ली में है। ये कहाँ पे है?
दिल्ली में है और ये मुग़ल के टाइम पे बनाया गया था। आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, औरंगज़ेब, अकबर और इल्तुतमिश। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इल्तुतमिश ये वास्तविक संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब स्लेव डायनेस्टी का, क्योंकि दिल्ली इसने जो है अपनी ट्रांसफ़र की थी राजधानी को। और इल्तुतमिश के शासनकाल में साथियों कहा जाता है कि चंगेज़ खान का सबसे ज़्यादा आक्रमण या आतंक इल्तुतमिश के ही टाइम पे था, मंगोलों में चंगेज़ खान का। ठीक है, और इन्हीं की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान भी इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान थी। और कुतुब मीनार को पूरा कराने का काम भी इसी ने किया था। पूरा कराने का काम कुतुब मीनार को किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अकबर के बारे में आप सब लोगों को पता है साथियों, अकबर इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। बीरबल एक ऐसा शासक था जो इसको मानता था इनके बारे में। बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात की विजय के बाद, ये भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी का इसका युद्ध भी बहुत फेमस है, पूछता है एग्जाम में। इसके संरक्षक कौन थे? तो संरक्षक याद रखिएगा, उनका नाम है बैरम खां। बैरम खां। औरंगजेब के बारे में साथियों आप याद रखिएगा, आलमगीर की उपाधि इसको मिली थी, आलमगीर की। और ये मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। एक पहली बार इसका होता है, इसका बड़ा भाई था दारा शिकोह, उसके साथ युद्ध करके उसको हरा करके फिर कराता है। और दूसरी बार जब ये अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाता है और खुद अपने आप को राजा घोषित करता है और उनको आगरा के किले में ले जा करके कैद कर देता है। तो पहली बार राज्याभिषेक तब था, उसके जस्ट 1 साल के बाद अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ युद्ध करके फिर से जीत करके अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो याद रखिएगा औरंगजेब के बारे में, इसने जजिया कर चलाया था और अकबर ने जजिया कर हटाया था। तो याद रखना दोस्तों। चोर मीनार का निर्माण आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको पिछले काम इसके बताए। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। दूसरा साथियों इसका काम हो जाता है कि दाग और हुलिया प्रथा। तीसरा इसका काम हो जाता है साथियों की चार मीनार, चोर मीनार और अलाई मीनार, इन सब का निर्माण कौन कराता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, आप इनको याद रखिएगा। ये हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन साथियों, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर को स्थापित किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, अकबर, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ साथियों फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो याद रखिएगा कि ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। किसके? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जजिया इसने फिर से स्टार्ट किया था। जौनपुर शहर की स्थापना, ये सारे काम किसके हैं? फिरोज शाह तुगलक के। बात करूं साथियों अकबर के बारे में, मैंने आपको पिछले भी बताया क्वेश्चन में, अकबर दीन इलाही धर्म, बुलंद दरवाजे का निर्माण और आगरा का किला भी इनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये कुछ काम आप अकबर के बारे में याद रखिएगा। संरक्षक बैरम खां के द्वारा था। आगरा शहर की स्थापना साथियों याद रखिएगा, आपसे पूछेगा इसका आंसर अकबर ना होकर के इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और पहली बार आगरा को अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाया था। अपनी राजधानी भी इन्होंने सिकंदर लोदी ने बनाया था। याद रखिएगा साथियों कि अकबर भी आगरा को अपनी राजधानी बनाता है, लेकिन पहली बार कौन राजधानी उसको बनाता है? तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, वो कौन था? सिकंदर लोदी था। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि ये खिलजी वंश का संस्थापक था। और जजिया कर ये किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर लोदी पहली बार आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी के द्वारा ही की गई थी। अकबर के बारे में मैंने बताया, इनका हल्दी घाटी का युद्ध, संरक्षण बैरम खां, दीन इलाही धर्म, बाकी इन्होंने कई सारी चीज़ों का स्टार्ट कराया था। वो जब अभी आपको मैं मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा उसमें मैं अकबर के बारे में
अच्छे से क्लियर कराऊंगा आपको पॉइंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नहरों पर टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन आपके वही सारे जो पिछले थे, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी। तो याद रखना साथियों, नहरों पर टैक्स किसने लगाया था? तो वो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश का जो संस्थापक था, इसके द्वारा नहरों पर टैक्स लगाया गया था। आप याद रखिएगा, जिसको हक ए सर्व कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा नहरों पर टैक्स किसने लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। और यही कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक भी है। तुगलक वंश का संस्थापक भी कौन है? आप याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक, मैंने बताया आपको, जौनपुर शहर की स्थापना। और फिरोज जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। सिकंदर लोदी, आगरा शहर की स्थापना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं साथियों। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद लगता है कि आपने क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से किए होंगे। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने में से, और आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया होगा। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपके यहाँ से हिस्ट्री से मोस्टली डाउट क्लियर है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, बस अपना रिवीजन आप कंटिन्यू रखिए, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आप आ गए हैं। अब उनकी तैयारी में लग जाइए। जितने भी यूपी पुलिस वाले हैं, लेखपाल वाले हैं, आप सब लोगों के लिए है। वैसे आपकी जो क्लास है ये तो हर कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप दोनों के लिए स्पेशल ये क्लास है कि आप लोग बहुत ध्यान से इस क्लास को करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री से आते हैं यहाँ कहीं से, तो वो आपको सारे करा दिए गए और आप उनको बहुत अच्छे से तैयार रखिए। देखिएगा, आपके क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब बहुत जल्दी ही हम लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। आपका कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस दी जाएंगी। आप जितना जी चाहे, जैसे चाहें, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हों, जिस तरीके की तैयारी करनी हो, उस हिसाब से हमारी फैकल्टी आपके लिए डेटा तैयार करके आपको ऑनलाइन पढ़ाएगी, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे साबित हों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप लोग जो है अपनी मेहनत लगातार कंटिन्यू जारी रखिए। बाकी हम आपको अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगली क्लास में हमारा टॉपिक साथियों कल का रहेगा। याद रखिएगा, कल हम आपको बताएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर पिछले लास्ट मंथ में थे, नवंबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, वो सारी क्लासेस आपके कल की क्लास में रहेंगी। तो कल की क्लास आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जितने भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप सब लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिएगा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।